हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के एग्जाम्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक आध यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज में जो बचे हैं वो भी चल रहे हैं। अभी एग्जाम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप सबके कि सर 6th सेमेस्टर स्टार्ट करिए। तो आज जो है हम बॉटनी वनस्पति विज्ञान सेमेस्टर 6 का सिलेबस आपको बता देते हैं। और सिर्फ सिलेबस नहीं, कहीं ना कहीं आउटलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक रास्ता फिट हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद कि हमको किस तरीके से खेलना है। ठीक है, समझे। तो इसमें देखिए, कोर्स टाइटल में आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इस बार आपको पढ़ना। साइटोजेनेटिक्स, साइटो मतलब सेल बायोलॉजी, इसमें आप पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी में सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। और सेल डिवीजन भी इसी में कवर करना है साइटोलॉजी में। इसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक्स आप पढ़ोगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉज जितने भी हैं वो सब पढ़ोगे। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, ये जितने भी फैक्टर्स में आते हैं सब पढ़ना है हमको। क्रॉसिंग ओवर वगैरह सब, लिंकेज उंकेज क्या होता है। फिर अगला जो है टॉपिक आपका आएगा प्लांट ब्रीडिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम दो प्लांट की जीन में जेनेटिक सिस्टम को के लेवल पे जाके खेलने वाले हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग से नई नई किस्में कैसे बनाई जाती है उन सब के बारे में, टिश्यू कल्चर वगैरह आएगा इसमें। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन वगैरह इस तरीके से पढ़े। जैसे आप जानते हो जो केला होता है, केले के पौधे किस तरीके से माइक्रो लेवल पे ग्रो कराए जाते हैं, उसके पौधे बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स इसमें पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक हमारा आता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसमें माइक्रो लेवल पे जाके खेलना है। समझ रहे हो कि मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नैनो टेक्नोलॉजी में डीएनए, आरएनए, माइक्रो प्रोटीन्स जो होती है उस लेवल पे जाके हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल में अगर बात करें तो फर्स्ट जो यूनिट है आपकी सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसको आप 2 सेमेस्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो अच्छे से। ठीक है, पहला सेमेस्टर जो आपका था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें भी आपने इसको पढ़ा था। तो वही चीजें रिपीट रिवाइज करना है आपको अच्छे तरीके से। मैं एक एक टॉपिक को आपको समझाऊंगा। पहले इसमें जो है देखिए, सेल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ना है। देखो इसको अच्छे से समझिए, सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कामा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है, बाकियों का नहीं। ठीक है, तो सबका देखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के ऊपर, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। इसमें जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल था, फ्लूइड मोजेक मॉडल, वो फिर से आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। राइबोसोम सोम जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अलग अलग मिलते हैं, 70S और 80S टाइप के, उनको पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, स्मूथ और रफ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। गोल्जी अपैरेटस पढ़ना है। ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आपको लगभग ये चीजें कहीं ना कहीं पता है 60 से 70%। फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक सेल ऑर्गेनल को। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड सेल इंक्लूजन्स कुछ होते हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर वाल होती है, चढ़ी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे क्रोमोसोम के लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का डिटेल में एनालिसिस करना है। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, है ना, जिससे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमेटिड्स क्या है, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सैटेलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो क्रोमोसोम ऐसे होता है, तो यहाँ पे सेंटर पे देखो
इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक यहाँ पे अगर सैटेलाइट कुछ में मिलते हैं ना ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इन सब चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र, उसका संगठन कैसे बना, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज कैसे हुआ। तो उसमें आप जानते हो 8 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं और प्लस न्यूक्लिक एसिड, उसके ऊपर डीएनए बाइंड करता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। तो ये सब पूरा मॉडल पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह। फिर लैम्पब्रूस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़ना है, और कैरियोटाइप पढ़ना है। कैरियोटाइप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज, जो हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं, उसको कैरियोटाइप बोला जाता है। आप जानते हो कि कैरियोटाइप एंड इसका डायग्राम पढ़ेंगे। फिर आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपको पता है यूकैरियोटिक सेल साइकिल में 4 डिवीजन होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते हैं, आपको पता होगा। सिर्फ यूकैरियोट की बात करें तो G0, G1 यस और G2 फेज है, और माइटोसिस को ही M फेज बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली ये 4 फेज हैं, लेकिन G0 जो है ये निष्क्रिय अवस्था होती है। साइड में G1 आपको जब साइकिल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, कुछ सेल्स होती हैं जो G1 में ना जाके G0 में चली जाती हैं, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन वो सेल डिवाइड करना चाहे तो आगे कर सकती है। ठीक है, डेड नहीं होती है। सब आगे पढ़ना है। ओपन एंड क्लोज माइटोसिस क्या होता है, एमाइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। फिर है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इसके बाद एन्यूप्लॉइडी हो गया, यूप्लॉइडी हो गया, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, है ना। इनका सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चरल एब्रिविएशंस क्या होते हैं इनके, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये सब जो है म्यूटेशन भी समझ सकते हो ना। जैसे म्यूटेशन होता है ना, तो म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए में से कुछ चीजें डिलीट हो जाती है, उसमें जुड़ जाती है। यहाँ पे क्रोमोसोम की सीधे बात की गई, क्रोमोसोम अगर डिलीट हो जाए, किसी में 23 जोड़ी की जगह पे 22 जोड़ी ही रह जाए, तो यहाँ पे रोग होते हैं ना, जिसे सिंड्रोम्स बहुत सारे बन जाते हैं, है ना। डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, टाउ सिंड्रोम पढ़ा होगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये सब सिंड्रोम्स इसमें आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी जेनेटिक्स की। सेकंड यूनिट में आपको आनुवंशिकी पढ़ना है, जेनेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, आपको पता चलेगी किस तरीके से चीजें इनहेरिट होती हैं। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसमें आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, जिसमें नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, एंड लिंकेज पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता पढ़ेंगे। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स पढ़ना है आपको। फिर है मल्टीपल एलील्स, लेथल एलील कौन कौन से होते हैं, एपिस्टेसिस पढ़ना है, प्लियोट्रोपी पढ़ना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब कई सारी जीन एक साथ इनहेरिट होती, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में कौन से आएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू और क्लोरोप्लास्ट के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी सेल्फ डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनहेरिट होता है। उसके बाद में लिंकेज आपको पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, ऊपर था टॉपिक। कंसेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, तो ये बॉटनी है, बॉटनी में पढ़ेंगे तो भाई प्लांट्स के बारे में पढ़ना ही है। पहले अच्छे तरीके से हमको एक एक चीज को समझ लेना है इसमें कि क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट में हमको प्लांट ब्रीडिंग से डिटेल एनालिसिस करना है। प्लांट ब्रीडिंग ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, जिन प्लांटों को के बीच में प्लांट ब्रीडिंग करवाना है आपको, उसमें सबसे पहले आप सिलेक्शन करते हो। ठीक है, क्या करते हो, सिलेक्शन, दो पेरेंट्स को सिलेक्ट करोगे, उनके बीच में फिर ब्रीडिंग करवाई जाएगी। तो सिलेक्शन में मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन है, क्लोनल सिलेक्शन, अलग अलग सिलेक्शंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो सबसे पहले आप प्लांट दो सिलेक्ट करोगे, फिर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। क्या प्रोसीजर होता है हाइब्रिडाइजेशन का, इंटर जेनेरिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन एंड विद एग्जांपल्स, तो अलग अलग होते हैं ना। कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज क्या होती है,
मेल स्टेरिलिटी, हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। फिर म्यूटेशन पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग फॉर पेस्ट, मतलब जैसे पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू पेस्ट रेसिस्टेंट बना दिया है। मतलब पेस्टिसाइड का, आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना है। जैसे आपने बीटी कपास के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा, बीटी टोमेटो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके प्रति रेसिस्टेंट जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल, उसको हमने इंसर्ट कर दिया है प्लांट के अंदर। अब उस प्लांट को अगर वो कीड़ा खाएगा तो वो बैक्टीरिया का जो आविश होता है टॉक्सिन, वो कीड़े को मार देगा, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें छेद कर देगा, पोर, और फट जाएगी उसकी सेल, तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेस्ट रेसिस्टेंट हैं, पैथोजेनिक डिजीज रेसिस्टेंट और स्ट्रेस रेसिस्टेंस बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट बनाए भी गए, जैसे कई प्लांट होते हैं जो सूखा पड़ जाए, पानी की कमी हो जाए या अधिक पानी में रहना पड़ जाए प्लांट को, तो ये सब जो प्रतिकूल परिस्थितियां उनमें कैसे प्लांट जीवित रहे, तो जेनेटिक लेवल पे हम इसमें गेम करेंगे, समझे। तो स्ट्रेस रेसिस्टेंट, जैसे सूखा अकाल में बड़ी दिक्कतें होती हैं, जब खाना पीना ही नहीं होगा भाई तो संसार चलेगा कैसे, समझ रहे हो। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट। तो प्लांटों में हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो बाहर से केमिकल ना यूज करना पड़े और काम भी हो जाए, इंसेक्ट भी ना लगे, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका 4th यूनिट है बायो स्टेटिक्स। तो इसमें हम डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके डिफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके, ठीक है। इन सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। बायोमेट्री है ना, बायोमेट्री में डाटा, सैंपल और पॉपुलेशन, रैंडम सैंपलिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ना है हमको। फिर आगे हम बात करते हैं 4th यूनिट जो है, 5th यूनिट, ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। अगेन इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें पढ़ने में। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आपको लैब में एक टेस्ट ट्यूब में कल्चर करना है, एक सिंगल सेल लेके बहुत सारे प्लांट्स उससे ग्रो कराना है, प्लांट कल्चर। कैलस कल्चर, कैलस मतलब समझते होंगे आप, ठीक है, एक ही सेल से बहुत सारी सेल्स बना देना गुच्छे में। सेल कल्चर करना है, सेल सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, भ्रूण निर्माण जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, कैसे आप किसी प्लांट का कंप्लीट ऑर्गन बना सकते हो, प्रोटोप्लास्ट टिसोलेशन, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। तो प्रोटोप्लास्ट को कैसे हम आइसोलेट करके फिर उससे भी प्लांट बना सकते हैं। कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, रीजेनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से आपको पता है पोमेटो बनाया गया था, जिसमें टमाटर, ठीक है, टोमेटो और पोटैटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किए गए थे। लेकिन वो समस्या ये हुई कि उसमें ना तो वो प्लांट तो ग्रो कर गया था, ठीक है, लेकिन उसमें आशा की गई थी कि नीचे पौधे में जो जड़ में मिट्टी के अंदर आलू लगेंगे और पौधे के ऊपर टमाटर लगेंगे, एक ही पौधे में दोनों का जेनेटिक मटेरियल प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। पौधा तो ग्रो कर गया था, पोमेटो उसका नाम दिया गया था। तो ऐसा पढ़ोगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, सोमा क्लोनल वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जैसे गाद वगैरह हो गया ना, ये सब पढ़े होंगे, और एल्केलॉइड्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। फिर हम बात करते हैं 6th यूनिट की, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ नैनो स्केल, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो लेवल पे बायोमोलिक्यूल्स जो है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है। देन अगली यूनिट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। तो इसमें कुछ चीजें आपको पढ़ना है, जैसे 3D प्रिंटिंग वगैरह हो गया ना, मशीन लर्निंग हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। डाटा एनालिटिक्स जो होती है। लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे एआई है ना, आईसीटी इन बॉटनी।
बॉटनी में जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड। फर्स्ट पेपर था ये। अब सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर में मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ यूनिट्स के बारे में सिर्फ। बाकी जब फर्स्ट यूनिट हम फर्स्ट पेपर से पूरा कंप्लीट 8 यूनिट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें बस 8 यूनिट जो उसको देख लीजिए आप। नेचुरल रिसोर्सेज एंड सुटेबल यूटिलाइजेशन पहली यूनिट है। सेकंड में हमको इकोलॉजी पढ़ना है, जो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, 12th में भी पढ़ के आए, इकोसिस्टम वगैरह है ना, इसमें फूड वेब, फूड चेन वगैरह हम पढ़ते हैं, पिरामिड्स कितने होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं ना। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट से जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड जो इसकी यूनिट है, पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड, सॉइल फॉर्मेशन वगैरह, तो इसमें सॉइल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता एवं उसका संरक्षण कैसे आप करते हैं। उसमें रेड डाटा बुक वगैरह आता है ना, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इन सिटू इन सिटू दोनों में, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, दो प्रकार के होते हैं। तो इस सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे ना। सबसे ज्यादा अर्थ पे कहाँ बायोडाइवर्सिटी है, कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ बायोडाइवर्सिटी हाई है। जैसे आपने अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में नाम सुना होगा ना, तो अमेरिकन अमेजोन फॉरेस्ट जो हैं वो मेनली साउथ अमेरिका में है, तो वो उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, आपको पता है। और इंडिया में भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। जैसे अगर बात किया जाए डाटाबेस, तो जितनी भी अर्थ का सरफेस एरिया है उसके हिसाब से 2.4% सिर्फ सरफेस एरिया अर्थ है अपने यहाँ, समझे। लैंड एरिया जो है पूरी कंट्री के रिस्पेक्ट में इंडिया का 2.4% है, जबकि बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो वो 8.1% है, समझ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं एरिया की तुलना में अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी इंडिया में अच्छी खासी है। अपने यहाँ भी देखते हैं ना, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल्स सब मिलते हैं जंगलों में, देखोगे आप। तो लगभग इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, और कितना जरूरी है ये सब चीजें हमको सीखने को मिलेंगी कि प्लांट्सों को जो एकदम से ध्वस्त होते जा रहे हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे, आज के 5-7 वर्ष पहले कितनी सारी चिड़िया थी, आज धीरे धीरे करके सब विलुप्त हो गई। तो इनको कहीं ना कहीं हम जब पढ़ेंगे, समझेंगे, चीजों को समझ पाएंगे, तभी हमारा रुझान भी इधर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सब टॉपिक पढ़ना भी है हमको। फिर उसके बाद में हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे फाइटोजियोग्राफी, ठीक है, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, स्टैटिक डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी वगैरह सब। फिर अगली यूनिट है इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर है पॉपुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। और लास्ट यूनिट इसमें पढ़ोगे आप इन्वायरमेंटल इथिक्स, क्या क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं हमारी इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ जीआईएस, ठीक है। तो ये टोटल दोनों पेपर आपके हो गए। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार अच्छे तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल आपको पढ़ना क्या है 6th सेमेस्टर में। तो सबसे पहले जो पहली क्लास होगी उसमें हम सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, सेल। तो बेसिक्स जितने भी हैं सेल के, एक लेक्चर में आपको जो है कोशिश करेंगे आज या कल से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर चाहिए तो टाइम उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस टाइम पे आप लोग लेक्चर लेना चाहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से अरेंज करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।